हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ कॉजेशन ऑफ क्राइम यानी अपराध के कारणों से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, जो भी थ्योरीज हैं, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थ्योरीज पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना होता है, कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाता है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं सारी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे जो आपराधिकता से संबंधित है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के जो नोट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। थ्योरीज ऑफ कॉजेशन ऑफ क्राइम यानी कि हमें जो है अलग अलग सिद्धांत जो क्रिमिनोलॉजी में दिए गए हैं उनको पढ़ना है, उनको डिस्कस करना है। तो क्रिमिनोलॉजी में दिए गए कॉजेशन ऑफ क्राइम की 4 मेनली थ्योरी, यानी कि 4 थ्योरीज हैं जो हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जैविक सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल थ्योरी। दूसरा है आर्थिक सिद्धांत यानी कि इकोनॉमिक थ्योरी। थर्ड है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि साइकोलॉजिकल थ्योरी। और फोर्थ है समाजशास्त्रीय सिद्धांत यानी सोशलॉजिकल थ्योरी। अब ये चारों इम्पॉर्टेंट थ्योरीज क्या क्या कहती हैं ये हमें पढ़ना है, और चारों का मेन पॉइंट क्या निकल के आता है, चारों थ्योरीज का क्या विषय वस्तु है, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वही हमें आज की वीडियो में देखने हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे जैविक सिद्धांत यानी कि बायोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी मेनली जो हमारा फोकस करती है वो वंशानुगत अपराधी पे फोकस करती है, यानी कि बॉर्न क्रिमिनल पर। इस थ्योरी का ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी है तो वो जन्म से ही अपराधी होता है। अब देखिए, वैसे तो क्राइम के बहुत सारे कारण होते हैं। गरीबी हो सकती है ना, गरीबी के कारण बहुत सारे क्राइम करता है व्यक्ति। चोरी भी कर सकता है, डकैती भी कर सकता है ना। और क्या हो सकता है अपराध का कारण? संगति हो सकती है। आप जैसी संगति में बैठोगे वैसे ही करोगे। अगर आप चोरों की उसमें बैठने लगो, चोरों की संगति में रहने लगो, तो एक ना एक दिन आपके भी मन में आ जाएगा कि चोरी करो, है ना। या मान लो 4 लोग हैं, अब 4 लोग में से 3 चोरी करते हैं, एक कोई चोरी नहीं करता, तो एक ना एक दिन वो भी उनके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन चोरी ज़रूर करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। किसी एक रीज़न को आप ये नहीं कह सकते कि अपराध का जो है जिम्मेदार है अपराध के लिए। लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल थ्योरी, इसका मेन कारण जो है वो ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है या कोई व्यक्ति अगर क्रिमिनल बनता है तो वो उसकी जीन्स में ही है कि वो क्रिमिनल बन रहा है, यानी उसके जेनेटिक्स में ही आपराधिकता के लक्षण पाए हैं, इसीलिए वो अपराधी बनता है, इसलिए वो जो है क्राइम करता है। सिंपल वर्ड में ये जो थ्योरी है ये बॉर्न क्रिमिनल पर जोर देती है, उस पर फोकस करती है कि कोई व्यक्ति अगर क्रिमिनल बनता है या क्राइम करता है क्योंकि उसके अंदर वो जीन्स जो हैं वो उसके पेरेंट्स से आए हैं। ठीक, जैविक प्रकृति पर उसकी निर्भर करती है ये थ्योरी। कोई व्यक्ति आपराधिकता इसलिए करता है, उसके अंदर आपराधिकता इसलिए है क्योंकि वो उसके अंदर वंशानुगत है। वंशानुगत का मतलब उसके जो हेरिडिटी है, उसके जो जीन्स हैं उसी में आई है आपराधिकता, इसीलिए। और ये जो सिद्धांत है ना, ये लोम्ब्रोसो ने जो थ्योरी दी थी ना कि अपराधियों की शारीरिक बनावट अलग होती है उन लोगों से जो गैर अपराधी होते हैं, जो अपराध नहीं करते, उससे थोड़ी सी अलग है ये थ्योरी। क्योंकि वो तो मनुष्य की बाहरी रचना पे जोर दे रहे थे कि जो अपराधी होते हैं उनके दांत लंबे होते हैं, माथा फ्लैट होता है ना, और जो आंखें हैं थोड़ी बड़ी होती हैं। तो इस तरीके का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया था लोम्ब्रोसो ने बस इस थ्योरी को। लेकिन आपको लोम्ब्रोसो की थ्योरी से बिल्कुल सेम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति की जो आंतरिक जैविक क्रियाएं होती है ना, जो उसमें अंदरूनी जीन्स की बात हो रही है, ये उसकी बात कर रही है, ये बाहरी शारीरिक रचना की बात नहीं कर रही है। तो सिंपल वर्ड में बस आपको इस थ्योरी को एक नाम से भी आप याद रख सकते हैं कि ये बॉर्न क्रिमिनल पर फोकस करती है कि कोई व्यक्ति अगर अपराधी इसलिए है क्योंकि वो पैदा ही अपराध करने के लिए हुआ है ना। उसने वो जो है वो जन्मजात अपराधी है, उसकी फैमिली में, उसके जीन्स में ही ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि वो अपराधी है। तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल थ्योरी है वो आपका फोकस कर रही है बॉर्न क्रिमिनल पर। तो मेनली हुआ। अब सेकंड आता है आपका
आर्थिक सिद्धांत यानी कि इकोनॉमिक थ्योरी। अब देखो, इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो मेनली अपराध का कारण मानती है आर्थिक स्थिति को। आर्थिक स्थिति मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं। तो सिंपली ये जो थ्योरी है ये कहती है, ये बॉर्न क्रिमिनल पर विश्वास नहीं करती, मतलब ये नहीं कहती कि कोई व्यक्ति जन्मजात अपराधी है, बल्कि ये अपना फोकस करती है कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है मनुष्य की, वो उसको अपराधी बनने के लिए प्रेरित करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गरीबी जो है वो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अगर वो क्रिमिनल है तो, है ना। अब क्या करेगा, एक गरीब आदमी है वो अपना पेट भरने के लिए चोरी करेगा, किसी को लूटेगा, तो ये सब क्या होगा, ये सब वो अपनी गरीबी के कारण कर रहा है। तो इकोनॉमिक थ्योरी जो है मेनली फोकस कर रही है इकोनॉमिक रीजंस पर, क्या क्या आर्थिक कारण हैं सोसाइटी में। अब इसमें सबसे बड़ा कारण तो गरीबी ही है ना। कोई व्यक्ति है अपनी रोज़मर्रा की दैनिक आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, उसकी रोज़ की रोटी रोज़ी भी नहीं चल पा रही है, और पैसे का लालच उसे अपराधी बना देता है ना। तो यहाँ पर इस सिद्धांत के जो समर्थक थे कि आर्थिक सिद्धांत के, इकोनॉमिक थ्योरी के, जो ये मानते हैं विचारक के हाँ इकोनॉमिक थ्योरी के बेसिस पर जो इकोनॉमिक रीजंस है वो जिम्मेदार हैं व्यक्ति के अपराधी बनने के, तो उसमें थे आपके प्लेटो, रूसो, प्लेटो, वोल्टेयर, बकरिया, बेंथम। ये मानते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये जो कारण है आर्थिक कारण, ये जिम्मेदार हैं व्यक्ति की आपराधिकता के लिए। ठीक, यहाँ पर आपराधिकता के संबंध में बोंगर ने एक सिद्धांत भी दिया था इकोनॉमिक सिद्धांत को ही लेकर, इकोनॉमिक थ्योरी को लेकर। बोंगर एक अपराधशास्त्री हैं। इन्होंने कहा था कि जो आर्थिक दशाएं होती हैं और जो अपराध होता है उसके बारे में इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे कि किस तरीके से जो आर्थिक दशाएं हैं वो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, और उसका जब वो कोई अपराध करता है तो उस पर किस तरीके से उनका प्रभाव होता है। तो इन्होंने कहा था कि आर्थिक व्यवस्था का अपराधों से बिल्कुल सीधा संबंध है, मतलब सीधा कनेक्शन है। सीधा कनेक्शन इन्होंने इसलिए बताया कि जब किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ का अच्छा नहीं चलता है, तो वहाँ के ज़्यादातर लोग का जो स्थिति है वो ख़राब होगी और वो ज़्यादातर अपराध की तरफ बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का लालच होगा और लालच की वजह से कंपटीशन बढ़ेगा देश में, जिस कारण अपराध भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अच्छा, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो चाइल्ड लेबर की समस्याएं होंगी, बाल श्रम की समस्याएं होंगी, है ना। और स्त्री श्रम का भी जन्म होता है। स्त्री श्रम मतलब महिलाएं काम करेंगी। ठीक, बेरोज़गारी होगी देश में, क्योंकि ये भी आपके इकोनॉमिक सिस्टम से ही निकल कर आया है बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी होगी देश में तो आवारागर्दी बढ़ेगी। ठीक, मनोरंजन के अच्छे साधन नहीं होंगे तो जो मज़दूर होंगे वो शराब वगैरह की समस्या उनमें बढ़ने लगेगी, वो मतलब नशाखोरी करेंगे। बहुत ज़्यादा गरीबी होगी देश में, और अगर सही आयु पे शादी ना हुई तो क्या होगा, यौन अपराध बढ़ेंगे देश में। ठीक, और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल्दी पैसा कमाना चाहता है, धनी बनना चाहता है, तो इससे देश में हैबिचुअल ऑफेंडर्स की समस्या खड़ी हो जाएगी, मतलब अभ्यस्त अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं, जेल काटने के बाद भी वो फिर से अपराध करते हैं, फिर से जेल चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये बोंगर ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं कि अगर किसी देश की इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, तो वहाँ जो है वो इस तरीके की समस्याएं होंगी। तो इसलिए इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो मेनली फोकस करती है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति पर। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल थ्योरी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी मानसिक, अपनी व्यवहारिक स्थिति के कारण अपराध करता है। साइकोलॉजिकल का थ्योरी का कहना ये है कि कोई भी पर्सन अगर क्राइम करता है, अपराध करता है, तो अपने एटीट्यूड, अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यवहार वगैरह अपनी साइकोलॉजी के कारण करता है, क्योंकि उसने वैसी ही सोच बना ली है दूसरे के बारे में। अब उसने धारणा बना ली, अपने माइंड को सेट कर लिया दूसरे के बारे में। यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ना तो कोई पर्सन इसलिए क्राइम करता है कि वो जन्म से अपराधी है, बॉर्न क्रिमिनल है, ना ही वो अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण करता है क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, जैसा कि अभी हमने इकोनॉमिक थ्योरी में पढ़ा था। इन दोनों को नहीं मान्यता देती है थ्योरी, ना तो बॉर्न क्रिमिनल वाली थ्योरी को जो बायोलॉजिकल थ्योरी है, और ना ही इकोनॉमिक कंडीशन वाली थ्योरी को। बल्कि ये थ्योरी ये बोलती है कि कोई व्यक्ति इसलिए क्राइम करता है क्योंकि उसका जो अपना बिहेवियर है, उसका जो अपनी पर्सनैलिटी है, उसकी जो अपनी साइकोलॉजी है ना, जो चीज़ उसने माइंड में सेट कर ली है दूसरों के बारे में, तो इसलिए वो एक क्रिमिनल की तरफ होता जा रहा है। उसकी सोच ही क्रिमिनल जैसी है, उसकी सोच ही ऐसी है कि उसको क्राइम करना, उसको क्रिमिनल बनना अच्छा लगता है, और जो क्राइम नहीं करते वो उसको बुरे लगते हैं। तो किसी व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी व्यवहारिक स्थिति, ये सब साइकोलॉजिकल थ्योरी के अंदर आते हैं, है ना। साइकोलॉजिकल थ्योरी किसी व्यक्ति के
की भावनाएं उसके विचार पर फोकस करती है, उसके व्यवहार को फोकस करती है। और ये जो अपराध हैं ये मनुष्य की सोच के व्यक्तिगत भेदभाव का परिणाम है, ऐसा कहती है। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वो करता है। अगर कोई क्रिमिनल की तरह सोचता है तो वो क्राइम करेगा। अगर कोई क्रिमिनल की तरह नहीं करता है, मतलब नहीं सोचता है, नॉन क्रिमिनल की तरह सोचता है कि मुझे अपराध नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा। तो अपनी मानसिकता, अपनी व्यवहारिक स्थिति, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी साइकोलॉजी, ये सब इनके कारण कोई व्यक्ति अपराध करता है। नेक्स्ट आता है समाजशास्त्रीय सिद्धांत यानी सोशलॉजिकल थ्योरी। ये मुख्य कारण मानती है किसी अपराध के लिए सामाजिक परिस्थितियों को और सामाजिक कारणों को। सामाजिक कारण क्या क्या हो सकते हैं? कोई व्यक्ति इसीलिए क्रिमिनल बनता है क्योंकि उसके सोशलॉजिकल फैक्टर्स ही ऐसे हैं कि उसको अपराधी बनना है। कुछ भी हो सकता है सामाजिक कारणों में, तो है ना। गतिशीलता हो सकती है, संस्कृतियों में विरोध हो सकता है, किसी की गरीबी हो सकती है, किसी की पारिवारिक स्थिति हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। आस पड़ोस का वातावरण हो सकता है, सोसाइटी का डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि सोसाइटी कैसे विघटित होती जा रही है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, है ना। अब सोसाइटी में हर व्यक्ति को ये अच्छी तरह से पता है कि दूसरों की चीज़ उसकी परमिशन के बिना ले लोगे तो वो चोरी हो जाएगा, और नैतिक दृष्टि से भी वो गलत है, आप किसी की चीज़ बिना उसकी परमिशन के ले लो, है ना। और ना ही कानून आपको इस चीज़ की परमिशन देता है, फिर भी बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, क्योंकि वो चोरी करने वालों को जब आराम की ज़िंदगी बिताते हुए देखता है ना, तो उनकी देखा देखी में वो खुद भी चोरी करने लगते हैं। इस तरह से कुछ समय बाद उनको चोरी की आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पर सदरलैंड ने एक बात कही है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सदरलैंड ये बोलते हैं, इस थ्योरी से ही रिलेटेड है सदरलैंड का सिद्धांत। वो कहते हैं कि जो क्रिमिनल होता है ना, वो जन्मजात नहीं होता, मतलब कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि उसके अपने जीवन के अनुभव से वो सीखता है अपराध करना। तो ये बॉर्न क्रिमिनल की जो थ्योरी हमने पढ़ी अभी ऊपर, उसको मना करते हैं सदरलैंड। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि बन जाता है सोसाइटी में रहकर। जब व्यक्ति बुरे लोगों के संपर्क में आता है ना, तो वो बुरे कार्य सीखने लगता है और वो कार्य उसको अपराधी बना देते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, तीसरी बात कही है सदरलैंड ने कि सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है वो उसके परिवारजनों का पड़ता है, उसके आसपास के जानकार लोगों का प्रभाव पड़ता है। अगर इसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उसके पास हैं, जिनसे वो कांटेक्ट में हैं, तो वो भी ज़रूर क्रिमिनल बन जाएगा, उसके क्रिमिनल बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ये कहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत, मतलब सदरलैंड का जो ये जो थ्योरी थी, ये जो इन्होंने सोशलॉजिकल थ्योरी के अंदर कहा है कि कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि आसपास की चीज़ों से रहकर सीखता है वो, तो ये सब आपका सोशलॉजिकल थ्योरी से डील करते हैं। तो चारों ही थ्योरी अलग अलग बात कर रही हैं। बायोलॉजिकल थ्योरी बॉर्न क्रिमिनल पे फोकस कर रही है, इकोनॉमिक थ्योरी आर्थिक कारणों पे फोकस कर रही है, जो भी आर्थिक कारण है समाज में। साइकोलॉजिकल थ्योरी व्यक्ति के व्यवहार, उसकी साइकोलॉजी, वो क्या सोचता है, क्या उसका माइंड सेट है, उस पर फोकस कर रही है। और सोशलॉजिकल थ्योरी फोकस कर रही है सामाजिक परिस्थितियों पे। तो इस तरीके से चारों थ्योरीज अलग अलग बात करती हैं, चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं। पिछली वीडियो में डिस्कस किया था फैक्टर्स ऑफ कॉजेशन ऑफ क्राइम, और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है थ्योरीज ऑफ कॉजेशन क्राइम। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्रिमिनोलॉजी के एक और टॉपिक के साथ, एक और कॉन्सेप्ट के साथ। आज की वीडियो में इतना ही।